नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 15 होगी, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके HSSC CET के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो 25 क्वेश्चन है ये मिक्स होंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन 25 क्वेश्चन में आपकी हरियाणा जीके भी होगी, नेशनल जीके भी होगी, हिंदी भी होगी, इंग्लिश भी होगी और विज्ञान के क्वेश्चन भी होंगे। यानी कि 30 मिनट के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। और इससे पहले हमारी 14 क्लास यानी कि 14 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं 25-25 क्वेश्चन की। अगर देखा जाए तो 300 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्लासेज लगातार हर रोज 12 बजे होती हैं। क्लासेज का कोई चार्ज नहीं है, क्लासेज बिल्कुल फ्री है। बल्कि करना क्या होता है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, ताकि भविष्य में जितनी भी क्लासेज होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई। ठीक है भाई। और क्लासेज से रिलेटेड अगर नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। आपको 2100 प्लस मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको पीडीएफ हर रविवार या सोमवार को मिलती है। वीकली पीडीएफ मिलती है। 10 पीडीएफ केवल 79 रुपीज में मिलेंगी, यानी कि एक पीडीएफ का चार्ज केवल 8 रुपए है भाई। ठीक है। तो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलो भाई, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके के। 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके से शुरुआत करते हैं। 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लासेज का जो मेन पर्पज है, हर दिन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है भाई। यानी कि किसी भी दिन किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है आपको। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ताकि आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चलती रहे। ठीक है भाई। चलो भाई, हरियाणा जीके के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो कि राज्यपाल बना है, यानी कि हरियाणा के एक ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताना है कि जो राज्यपाल भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा क्या है भाई, जो कि क्या रह चुके हैं भाई, एक मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और एक राज्यपाल भी रह चुके हैं। जब राज्यपाल की बात आती है तो भाई हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था, तो श्री धर्मवीर सिंह भाई। धर्मवीर सिंह क्या थे भाई, हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। अब बात करें वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो कौन हो जाएंगे भाई। वर्तमान की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय यानी कि ये क्या है भाई, हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल हैं सन 2021 से भाई। ठीक है भाई। ये 1966 में थे भाई। ये क्या थे भाई, 1966 में पहले राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया है। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं, लेकिन ये बताइए कि वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो कौन से राज्यपाल हैं भाई, 18वें राज्यपाल हैं। कौन है भाई, 18वें राज्यपाल हैं भाई हरियाणा के। कौन, श्री बंडारू दत्तात्रेय भाई। ठीक है भाई। हो गया भाई पहला क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन हमने किया है, 5 क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसी तरीके से 50 प्लस क्वेश्चन की क्लासेज होती है भाई, देखा जाए तो। ठीक है भाई। तो लगातार चैनल से जुड़े रहें, साथ साथ में नोट कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो कीजिए, वरना नोट्स का जो प्रोसेस है उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे भी मिल जाएगा और यहां भी दे रहे हैं 9990256757। इस व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करें भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। जैसे कि हमने कल बताया था कि अरावली का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से जिले में है, तो हमने आपको बताया था भाई गुरुग्राम। कहां पर था भाई? गुरुग्राम। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो अरावली पर्वतमाला श्रेणी है वो कौन कौन से जिलों में फैली हुई है। तो देखिए भाई, सबसे ज्यादा है गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम का नाम लिख लेते हैं भाई, गुरुग्राम। अब गुरुग्राम के साइड में भाई फरीदाबाद, फरीदाबाद में भी क्या है भाई? अरावली पर्वतमाला श्रेणी है। इसके बाद आ जाओ भाई अपने भिवानी में, भाई भिवानी में आ जाओ भाई, भिवानी में भी है। उसके बाद में महेंद्रगढ़, भाई महेंद्रगढ़ में भी है भाई। इसके बाद बात करें रेवाड़ी, रेवाड़ी में भी है भाई पर्वतमाला श्रेणी। इसके बाद भाई नूह हो जाएगा, कि ये क्या हो जाएगा? नूह। तो कितने जिले हो गए भाई? गुरुग्राम हो गया, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूह और चरखी दादरी। चरखी दादरी यानी कि ये 7 जिले हैं भाई। कितने टोटल कितने जिले हैं? 7 जिले हैं जिनके अंदर अरावली पर्वतमाला श्रेणी फैली हुई है भाई। ठीक है भाई, तो आपको याद रह जाएगा 7 जिले हैं भाई। कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नूह, और नूह के बाद में रेवाड़ी भी, रेवाड़ी। ये 7 आपके टोटल जिले हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप बताइए कि द्विस्तरीय प्रणाली। देखिए भाई, पंचायती राज का आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी भाई? तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी भाई। कितने स्तर की अनुशंसा की थी? 3 स्तर की अनुशंसा की थी। पूछा गया है कि भाई मंडल पंचायत और जिला परिषद यानी केवल 2 स्तर की प्रणाली होनी चाहिए। यह कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी भाई? कौन सी समिति ने अनुशंसा की थी? कंप्लीट क्वेश्चन सुन लीजिए ताकि नोट कर सकें। द्विस्तरीय पंचायती राज यानी कि जिला परिषद व मंडल पंचायत का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो याद करो भाई, जनता दल की सरकार बनती है सन 1977 में। वहां पर कमेटी बनाई जाती है भाई, अशोक मेहता कमेटी। तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति बनाई जाती है, जिसने कहा कि भाई जो स्तर है पंचायतों का केवल कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए भाई। 2 स्तर की पंचायतें होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या होगी? एक होगी मंडल पंचायत भाई, यानी कि पंचायत समिति ही मान सकते हैं, जिसने भाई ग्राम पंचायत को हटा दिया, ग्राम पंचायत को हटा दिया। ये नहीं होना चाहिए। मंडल पंचायत और जिला परिषद 2 प्रकार की पंचायतें होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये अनुशंसा किसने की थी भाई? अशोक मेहता समिति ने की थी। कब की थी? सन 1977 के अंदर की थी। कब की थी भाई? सन 1977 में भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सुभाष चंद्र बोस, नाम याद होगा भाई, सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले अपना आखिरी भाषण हरियाणा के कौन से गांव में दिया था? सुभाष चंद्र बोस जब देश छोड़ के जा रहे थे तो उस टाइम पर हरियाणा के किस गांव में सुभाष चंद्र बोस ने भाई भाषण दिया था? तो उस गांव का नाम है झज्जर में है एक आजाद हिंद ग्राम भाई। आजाद हिंद ग्राम है एक, वहां पर क्या किया था भाई? झज्जर बहादुरगढ़ में है वैसे, लेकिन बहादुरगढ़ झज्जर में है भाई। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा? आजाद हिंद ग्राम वो गांव है जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने से पहले आखिरी भाषण दिया था भाई। ठीक है भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की हरियाणवी महिला। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर जब पूछा जाए नेपाल और चाइना दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली, तो उसमें किसका नाम आ जाता है भाई? अनीता कुंडू का आ जाता है, जो कि अपने हिसार से है भाई। ठीक है भाई, अनीता कुंडू हरियाणा की वो महिला है जिसने भाई माउंट एवरेस्ट की दोनों तरफ से चढ़ाई की है, नेपाल की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भाई, एक ऐसी महिला जिसकी सबसे कम उम्र है लेकिन उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है,
तो वो कौन सा है भाई, वो शिवांगी पाठक हैं। कौन है भाई, शिवांगी पाठक, शिवांगी पाठक हैं भाई। ठीक है भाई, और कहां से हैं, हिसार से हैं। कहां से हैं, हिसार से हैं। नीता कुंडू भी कहां से हैं, वो भी हिसार से हैं। तो ये अपने हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एक बार आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम नेशनल जीके की तरफ बढ़ते हैं, जिसके हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अब भाई आ जाओ भाई नेशनल जीके के ऊपर। आज नेशनल जीके में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सब क्वेश्चन होंगे भाई आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। कहां से भाई, मॉडर्न हिस्ट्री से। गांधी गुंदी के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत है। ठीक है भाई, आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री उसके भाई पॉलिटी के हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के भाई और नेशनल जीके भाई, नेशनल जीके भाई। तो इसमें भाई पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। कौन सी घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। हरियाणा नहीं भाई, भारत में वो कौन सी घटना हुई थी जिसके बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था भाई। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1923 में भाई स्वराज पार्टी का गठन होता है। ठीक है भाई, तो फिर ये भाई घटना कौन सी थी, किस घटना के बाद गांधी जी से कुछ लोग संतुष्ट हो गए और अपनी पार्टी बना ली, तो ये पूछा गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन जो लिखना चाहते हैं उनके लिए क्या है, कौन सी घटना के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, तो उत्तर आपका हो जाएगा चौरी चौरा। चौरी चौरा यानी कि कौन सी है भाई, वो घटना है जिसके बाद क्या हो गया था, गांधी जी से कुछ लोग असंतुष्ट हो गए थे। क्यों हो गए थे भाई, देखिए भाई 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना कब होती है, पहले तो 5 फरवरी 1922 को यह घटना होती है, जिसके अंदर एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है। 20 से 30 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। इसकी वजह से गांधी जी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन चल रहा था भाई, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इसके बाद कुछ नेता उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। और अगर बात करें तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है भाई स्वराज पार्टी। क्या है भाई, स्वराज पार्टी। एक चित्तरंजन दास भी है भाई इसमें, इस पार्टी में चित्तरंजन दास भी एक मुख्य नेता थे भाई, चित्तरंजन दास। ठीक है भाई, ये भी क्या थे, एक महत्वपूर्ण नेता थे। किसके लिए, स्वराज पार्टी के लिए। दोनों मिलकर ही बनाते हैं वैसे। ठीक है भाई, हो गया भाई क्लियर पहला क्वेश्चन। कि अब देखिए भाई मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से अधिनियम के तहत भारतीय मामलों का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। यानी कि भारत में जितने भी मामले होंगे उनका नियंत्रण किसके हाथ में चला गया, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। ऐसा कौन सा अधिनियम पास किया था, तो वो कौन सा अधिनियम था, 1857 की क्रांति होती है और उसके बाद उसको दबाने के लिए एक भाई अधिनियम पास होता है 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम पास होता है जिसके तहत सारी शक्तियां आपकी जो कौन सी वो थी भाई, कंपनी कौन सी थी, कंपनी से जितनी भी कंपनी की जो सारी की सारी शक्तियां लेकर किसको दे दी गई, ब्रिटिश सरकार को दे दी गई। और भारतीय जितने भी मामले थे अब ब्रिटिश सरकार वहां पर उनको सुलझाती थी। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो कौन सा अधिनियम है, 1858 का अधिनियम है। इसके बाद बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, एक बार स्क्रीनशॉट लें भाई इसका, फिर लिखते हैं भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार का गांधी किसे कहा जाता है, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है भाई। तो बिहार का गांधी किसको कहते हैं भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाई। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे भाई, भारत के
पहले राष्ट्रपति थे जिनको बिहार का गांधी कहा जाता था। बिहार का गांधी कहा जाता था भाई, किसको भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप गांधी लगाते हैं, कहीं अंबेडकर लगा देंगे, कहीं नेहरू लगा देंगे, ऐसा नहीं है, कुछ अलग ही नाम मिलता है। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी क्या थे? कृपलानी क्या थे कि कांग्रेस के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भाई। कौन थे भाई? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब भाई? कौन थे भाई? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 58 में क्या थे भाई? ये अध्यक्ष थे। ठीक है भाई। इसके बाद महात्मा गांधी के दांडी मार्च के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? कहां से शुरुआत हुई? कहां गए? नमक आंदोलन कहां पर? थोड़ा सा बातें करेंगे। क्वेश्चन सुनिए, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई भाई? महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत हुई? ये कौन सा जन आंदोलन बना भाई? तो सबसे पहले इसका आंसर तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में एक डालेंगे कि दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई और इसको खत्म कब किया गया और इसको करने में कितने दिन का समय लगा। दांडी मार्च में कितने दिन का समय लगा? 5 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं भाई आप। ठीक है भाई, हो गया भाई। देखिए भाई, दांडी मार्च के बाद कौन सा वो जो आंदोलन कौन सा स्टार्ट हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई सन 1930 की बात है भाई। कब की बात है? 1930 की। दांडी मार्च की शुरुआत कब होती है? दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को इसकी क्या होती है भाई? शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है भाई? दांडी मार्च की 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरुआत करते हैं? गांधी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से भाई इसकी शुरुआत करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और फिर क्या है कि 6 अप्रैल भाई, इसके बाद एक तारीख आती है 6 अप्रैल 1930 को एक जगह है भाई दांडी जगह पर जाकर नमक बनाते हैं और ब्रिटिश सरकार के कानून का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे नमक बनाने के ऊपर कर लगाया जाता था, जो कि नमक बनाना अवैध माना जाता था, ये कह सकते हैं भाई। तो गांधी जी ने इसका उल्लंघन किया और वहीं से एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। तो ये 5 क्वेश्चन आपके यहीं पे कंप्लीट हुए। एक स्क्रीनशॉट इसका लें भाई। उसके बाद साइंस की तरफ चलते हैं, साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, जिसको भी साथ में देखिए भाई नोट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्लासेज पीछे की क्लासेज नहीं देखी हैं तो भाई आप कहां पर जाके देखेंगे? प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे भाई, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3-4 क्लास वहां पे मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे 2100+ क्वेश्चन की क्लास मिल जाएगी। और अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, खोल के देखेंगे तो वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर दिया होगा, और या फिर इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लासेज के रेगुलर वीकली नोट्स के लिए भाई। ठीक है भाई, शुरुआत करें भाई। किस चीज की शुरुआत करते हैं? फिलहाल विज्ञान की शुरुआत करते हैं, और विज्ञान में 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं और 3 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। शुरुआत करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक नंबर 6 है और परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? एसिड हमने पढ़ लिया, बेस हमने पढ़ लिया। आज हम एटम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे भाई। एटम के बारे में सभी पढ़ चुके हैं, ऐसा मत कहना कि भाई हमने साइंस नहीं पढ़ी है। 10वीं तक की साइंस है और 10वीं तक की पढ़ रखी है। थोड़ा सा देखेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा। देखिए भाई,
एटम के अंदर किसी भी एलिमेंट को जब हम लिखते हैं, देखिए भाई किसी भी एलिमेंट को हम लिखते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होता है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है ZXA भाई, ZXA भाई। X क्या है? एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है। Z क्या होता है? Z होता है भाई एटॉमिक नंबर। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक नंबर। क्या बोलते हैं भाई? परमाणु क्रमांक नंबर। उसके बाद आ जाते हैं भाई ए के ऊपर। ए को क्या बोलते हैं? इंग्लिश वालों के लिए है मास नंबर। और उसके बाद में परमाणु भार भाई। क्या होता है? परमाणु भार बोलते हैं किसको भाई? ए को बोलते हैं। ठीक है भाई। और ए के अंदर क्या क्या होते हैं? ए क्या होता है? मास नंबर होता है। ए के अंदर क्या होते हैं? कितने तो इसके अंदर भाई प्रोटॉन हैं और कितने इसके अंदर न्यूट्रॉन हैं। ये सब आप जानते होंगे, नहीं जानते? जानते हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई। ठीक है भाई। तो इतना तो जानते होंगे, किसी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन ZXA से होती है। Z उसका परमाणु क्रमांक नंबर है, A उसका परमाणु भार है। और परमाणु भार यानी कि न्यूक्लियस के अंदर सारा मास होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए क्या दिया गया है? परमाणु क्रमांक नंबर कितना दिया गया है भाई? 6 दिया गया है। परमाणु भार कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो एक ऐसा एलिमेंट यहां से देखिए X, परमाणु क्रमांक नंबर कितना है? 6 है। परमाणु भार नंबर 12 दे रखा है। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा है? और पूछा गया है इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है। ठीक है भाई। पहले तो एक ऐसा एलिमेंट 6-12 का एलिमेंट कौन सा होता है? कार्बन होता है। कौन सा होता है भाई? C12C6, 6C12 क्या होता है? कार्बन होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो भी क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हमेशा क्या होता है? एटॉमिक नंबर की जो संख्या होती है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पूछे गए हैं, तो कितने प्रोटॉन है भाई? तो 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है भाई? 6 प्रोटॉन है। यहां पे पूछता इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हम कहते 6 इलेक्ट्रॉन हैं। यहां पे पूछेगा इसका मास नंबर कितना है, परमाणु भार कितना, हम कहेंगे 12 है भाई। कितना है भाई? 12 है। तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना है? 12, एटॉमिक नंबर 6, न्यूट्रॉन निकालना है। कभी भी न्यूट्रॉन निकालना पड़े दोनों को घटा दो भाई। एटॉमिक नंबर में से मास नंबर घटा दो, 12 में से 6 गया 6, ये क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये भाई आपका अगर एटम से कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये आप जरूर याद रखेंगे। एक इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक इसी तरीके का एक एग्जांपल और कराते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि यूरेनियम दे रखा है भाई। यूरेनियम दे रखा है 92,235 है। पूछा गया है इसको डिफाइन करो भाई। इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ भाई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने, बताओ भाई। ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर। Z की वैल्यू कितनी है भाई? 92। A की वैल्यू कितनी है? 235। न्यूट्रॉन किस प्रकार निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस के एटॉमिक नंबर, यानी कि 235 में से 92 करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे। 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 गया 4 और ये 1 हो जाएगा 143। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 143। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है भाई। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चन है भाई आपके हैं बायोलॉजी के ऊपर। किसके ऊपर भाई? बायोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन सुन लीजिए भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, बेरी बेरी रोग भाई, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किसकी वजह से होता है भाई? विटामिन B1 भाई।
विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? बेरी-बेरी नामक रोग होता है, बेरी-बेरी नामक रोग होता है। और पेपर में कई बार पूछा जाता है विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है भाई? तो हम इसको बोलते हैं भाई थायमीन। क्या बोलते हैं भाई? थायमीन। पेपर में यह भी पूछ सकता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो हम बोलेंगे रेटिनोल। क्या बोलेंगे भाई? रेटिनोल। पेपर में यह भी पूछ सकता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल भाई। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो देखिए बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग भाई? बेरी-बेरी। रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल भाई। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हो गए भाई। ठीक है भाई, इसके बाद स्टार्च किससे संबंधित है भाई? इसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं भाई। इसके बाद है भाई स्टार्च भाई। क्या हो जाएगा भाई? स्टार्च। तो स्टार्च किससे संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा स्टार्च भाई। तो स्टार्च किससे संबंधित है भाई? स्टार्च का जो फार्मूला, स्टार्च किससे संबंधित है भाई? तो आपको बताना है ग्लूकोज से। ग्लूकोज से भाई स्टार्च क्या है? संबंधित है। और फार्मूला क्या है? C6H12O6 भाई। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज का फार्मूला है। स्टार्च किससे संबंधित है भाई? ग्लूकोज से। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना 5 सब्जेक्ट 5 घंटे में कंप्लीट होंगे भाई। ठीक है भाई, रासायनिक नाम भी इसका बता दिया है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी भाई? यानी कि भाई RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो वो था भाई लैंडस्टीनर, यानी कि लैंडस्टीनर वेबिनर भाई। लैंडस्टीनर वेबिनर ने क्या की थी भाई? RH फैक्टर की क्या की थी भाई? खोज की थी। उम्मीद है बायोलॉजी के ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। पीछे वाली क्लासेज में भी ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं। इसके बाद शुरुआत करते हैं, हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिंदी के 5 क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट तरीके से कराए जाएंगे भाई। पांच क्वेश्चन भाई हिंदी के। पहला क्वेश्चन है कि भाई जहां गमन न किया जा सके, जहां पर जाया ना जा सके, तो इसका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताए भाई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है जहां पे गमन न किया जा सके उसको हम बोलते हैं अगम्य। क्या बोलते हैं भाई? अगम्य। यानी कि जहां पर कोई व्यक्ति ना जा सके वो क्या हो जाता है? उसको हम अगम्य बोलते हैं। विस्तार का विलोम शब्द बताएं भाई। दूसरा क्वेश्चन है विस्तार। भाई किसी चीज का विस्तार में कोई बात कहना या फिर थोड़े से शब्दों में किसी कंसाइज रूप में किसी बात को कहना, या तो आप विस्तार में बताते हैं या फिर संक्षेप में बताते हैं। तो विस्तार का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा भाई? विलोम शब्द हो जाएगा संक्षेप हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि सिर हिलाए और बेजा खाए। सिर हिलाता रहे और बेजा खाता रहे, इसका अर्थ क्या होगा? लिख लीजिए क्वेश्चन है, सिर हिलाए और बेजा खाए, दिमाग खाए भाई। ऐसे दोस्त इसका अर्थ क्या होगा? तो अर्थ होगा दोस्त बनकर हानि पहुंचाना। यानी कि दोस्त तो है, सिर हिलाता है भाई हर बात के ऊपर, लेकिन फायदा नहीं करता। दोस्त बनकर हानि पहुंचाना क्या होता है? सिर हिलाए पर बेजा खाए। सिर हिलाए पर बेजा खाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया गा रही थी। चिड़िया गा रही थी, इसमें भाई देखिए भाई लिख देते हैं एक बार, चिड़िया गा रही थी। तो इसमें भाई कुछ शब्द को बदलना है। चिड़िया क्या करती? चिड़िया गाती है, कभी गाती है,
चिड़िया को गाने को चहकना बोलते हैं, तो इसकी जगह एक शब्द यूज होगा, चिड़िया चहक रही थी। क्या कर रही थी भी? चिड़िया चहक रही थी। हिंदी बहुत ही इजी रहती है जब तक आपके ये कवियों की रचनाओं के बारे में ना पूछे, बस हिंदी बिल्कुल इजी है, केवल रचनाओं को छोड़कर भाई। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर बिल्कुल हवाई उड़ जाए भाई, तो फिर ऐसी चीज को क्या बोलते हैं? बिल्कुल आप घबरा जाते हैं। जब घबरा जाते हैं तो चेहरे पर हवाइयां उड़ जाती हैं, तो क्या हो जाता है? चेहरे पर हवाइयां उड़ना यानी कि घबरा जाना। क्या हो जाएगा? घबरा जाना। आज की क्लास में ना संधि का क्वेश्चन है, ना समास का क्वेश्चन है, ना स्त्रीलिंग का क्वेश्चन है, ना एक वचन का क्वेश्चन है। आज की क्लास में केवल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पीछे वाली क्लास में समास के क्वेश्चन थे भाई और संधि के क्वेश्चन थे। मिक्स तरीके से 9-10 सब्जेक्ट पढ़ते रहेंगे, उनके एग्जाम्पल करते रहेंगे और सिलेबस धीरे धीरे ऊंचाइयों पे चला जाएगा। ठीक है भाई। एक स्क्रीनशॉट लें। वीडियो अच्छी लगती है साथ साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि ये सब जो मेहनत हो रही है वो आप सभी के लिए हो रही है। ठीक है भाई। और शेयर करने का भी प्रयास करें भाई। ठीक है भाई। एक बार ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका। चलो भाई, एक लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, इंग्लिश भाई। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में भाई? ठीक है भाई। सबसे पहला है भाई आज सरमाउंट। एक वर्ड मीनिंग है इंग्लिश में, सरमाउंट का मतलब क्या होता है? सरमाउंट का मतलब होता है, हम देख पूछेंगे नहीं, आज बताएंगे केवल है। सर का मतलब होता है विजय पाना। विजय पाना, किसी चीज पर जब आप विजय पाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सरमाउंट बोलते हैं। सिनोनियम बताना है लेकिन बताएंगे, एक दूसरा वर्ड और लिख लेते हैं, प्लेसिड भाई। क्या हो जाएगा? प्लेसिड का मतलब क्या होता है? PLACID। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत होना भाई। किसी चीज को नरम स्वभाव रखना या फिर शांत होना क्या होता है? प्लेसिड होता है। तो बोलिए हमारे साथ, सरमाउंट का मतलब विजय पाना, प्लेसिड का मतलब नरम या शांत। ऊपर वाले के बताने हैं सिनोनियम, नीचे वाले के बताने हैं एंटोनियम। आप अपनी तरफ से कुछ भी बता सकते हैं। बताओ भाई। सरमाउंट का मतलब TRIUMPH, ट्रिम्फ। मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर वही विजय पाना, तो एक तो ट्रिम्फ हो जाएगा, एक हो जाएगा डिफीट करना भाई। किसी चीज को डिफीट करना भी क्या हो जाएगा? इसका सिनोनियम हो जाएगा। और एक हो जाएगा कॉन्क्वेर। क्या हो जाएगा भाई? कॉन्क्वेर क्या हो जाएगा? इसका भाई सिनोनियम हो जाएगा। प्लेसिड का मतलब शांत। शांत ना होना तो क्या होना है भाई उसका? एंटोनियम में क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट, यानी कि भाई हाहाकार मचा देना, किसी चीज का हाहाकार मचा देना, शांत न रहना। होस्टाइल, किसी से भाई दुश्मनी रखना भाई, नरम स्वभाव का ना होना भी क्या कहलाता है? ये होस्टाइल हो जाएगा। उसके बाद और भी हैं, देखिए ये आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे आपको क्या है, अपनी बुक से भाई जितने भी एंटोनियम सिनोनियम उनके वर्ड याद रखने हैं, उनसे रिलेटेड जो मैच करते हैं उनको याद रखेंगे। केवल इनसे काम नहीं चलेगा, बुक को भी उठाना पड़ेगा, कुछ वर्ड मीनिंग वहां से भी, यहां से आपको आइडिया मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है भाई। इसके बाद अपर एंड। अपर एंड, हाथ उठा, अपर एंड मतलब मजबूत स्थिति में होना। अगर कोई व्यक्ति मजबूत स्थिति में है तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? अपर हैंड। क्या यूज कर सकते हैं? अपर हैंड का मतलब क्या है? मजबूत स्थिति भाई। क्या होता है भाई? मजबूत स्थिति। इडियम एंड फ्रेजेज का भाई क्या है? इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन। इन ए स्ट्रॉन्ग पोजिशन बोलते हैं भाई, ये इडियम एंड फ्रेजेज का है। इन पोजीशन ऑफ द एडवांटेजेस और कंट्रोल, यानी कि कोई इसी के ऊपर नियंत्रण करना या फिर फायदे में रहना। अपर एंड, तो अपर एंड का मतलब होता है स्थिति क्या होना भाई? मजबूत होना। यही आप याद रखेंगे। 3 आपके हो चुके हैं, 2 और कराते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि ब्लैक बोर्ड फुल हो गया है भाई। इसके बाद एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू डू अवे विद ए रूल। टू डू
अवे विद ए रूल, टू डू अवे विद ए रूल यानी कि किसी नियम से भागना, कोई नियम पारित कर दिया फिर उसको भाई वापिस लेना, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन है टू डू अवे विद ए रूल। टू डू अवे विद ए रूल का मतलब होता है किसी प्रस्ताव को वापिस लेना, यानी कि एब्रोगेट करना, रिपील कर देना। जैसे भाई किसान आंदोलन है उसको एब्रोगेट किया गया है, भाई क्या किया गया है, एब्रोगेट किया गया है, तो क्या हो जाएगा एब्रोगेट, भाई एब्रोगेट करना या फिर रिपील करना। तो टू डू अवे विद ए रूल के क्या हो जाएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा भैया। इसके बाद एक क्वेश्चन है ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स क्या होता है भाई। अगर कोई व्यक्ति बेचैन स्थिति में होता है, सस्पेंस में होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑन टेंटर हुक्स भाई, यानी कि द कंडीशन ऑफ द सस्पेंस भाई, कंडीशन ऑफ द सस्पेंस या फिर अनसर्टेन सिचुएशन इज दी ऑन दी टेंटर हुक्स भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके कंप्लीट होते हैं भाई यहीं पे 25 क्वेश्चन क्लास नंबर 15 भाई। और 15 को अगर 25 से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम 400 क्वेश्चन के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, 2100 क्वेश्चन का आंकड़ा करना है एग्जाम तक, लगातार चलती रहेंगी क्लासेज। किसी टाइम कभी क्लास नहीं हो पाती तो उससे भाई आप ये घबराएं न कि भाई क्लास क्यों नहीं हो रही, तो बिल्कुल होंगी भी, क्लासेज लगातार होती हैं। इसलिए जो भी दोस्त चैनल के ऊपर नए आए हैं, क्लासेज बिल्कुल फ्री हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, यानी कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आपको वही पूरी करनी होती हैं। ठीक है, ताकि भविष्य में जितनी क्लासेज होती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और नोट्स के लिए 9990256757 पर कांटेक्ट करें भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्लास नंबर 16 में, वही 25 क्वेश्चन के बाद के साथ फिर से हाजिर होंगे भाई। धन्यवाद।